नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शरद पवार सहित तमाम विपक्षियों को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अब मोदी के खिलाफ जो तीसरे मोर्चे को लेकर मीटिंग की गई थी वो सुपर फ्लॉप साफ तौर पर होती हुई दिखाई पड़ी है। जी हां, आपको बताते चले कि दरअसल 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को चुनौती देने के लिए शरद पवार पिछले कई दिनों से प्रशांत किशोर के साथ लगातार अपनी गहन चर्चा करते हुए दिखाई पड़े थे। और आज इसी कड़ी में आपको बताते चले कि दिल्ली में शरद पवार के आवास में एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तीसरे मोर्चे को लेकर और कैसे मोदी सरकार को हराया जाए, 2024 में कौन सा वो चेहरा होगा जो लगातार अब तक जो बड़ी बड़ी जीत मोदी सरकार की हुई है उसको चुनौती दे पाएगा। इसको लेकर हालांकि तमाम तरह की बातचीत चल रही थी, लेकिन अब आपको बताते चले कि विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि साफ तौर पर ये तीसरे मोर्चे की जो राजनीति लगातार शरद पवार की ओर से की जा रही थी वो सुपर फ्लॉप होते हुए दिखाई दी है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि इस मीटिंग से हालांकि कांग्रेस और शिवसेना ने खुद को अलग कर लिया है। और इस मीटिंग में आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के नेता, टीएमसी के उपाध्यक्ष, आरजेडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से लेकर आरएलडी के तमाम नेता इस मीटिंग में हालांकि शामिल हुए हैं। जिसको लेकर साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तीसरे मोर्चे का सपना शरद पवार देख रहे थे वो साफ तौर पर यहाँ पर टूटा हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि जो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, जो अपना सहयोगी दल एनसीपी का है, शिवसेना, उसने इस मोर्चे में शामिल होने से इनकार कर दिया है। आपको बताते चले कि तमाम अलग अलग विपक्षी नेताओं को इन्विटेशन भेजा गया था कि आपको तमाम जो विपक्षी नेताओं की मीटिंग है उसमें शामिल होना है, लेकिन इसमें हालांकि कांग्रेस ने अपने आप को पहले से ही दरकिनार कर दिया था, लेकिन शिवसेना ने भी साफ तौर पर आने से इनकार कर दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे जो तमाम विपक्षी नेता पूरे विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं, इनमें पहले से ही आपसी फूट दिखाई पड़ रही। तो ये कैसे मोदी सरकार को कोई बड़ी चुनौती दे पाएंगे 2024 में। और इसीलिए आज जो बैठक तीसरे मोर्चे को लेकर की गई थी, आपको बताते चले कि ये मीटिंग शरद पवार के आवास 6 जनपद में हालांकि की गई थी। और जिस तरीके से तीसरे मोर्चे के फ्लॉप होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी, इसको लेकर जब शरद पवार से तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे गए तो आप देखिए कैसे इस मीटिंग को लेकर सफाई साफ तौर पर पेश गई। और ये साफ तौर पर कहा गया है कि ये तीसरे मंच के तीसरे मोर्चे को बनाने को लेकर मीटिंग नहीं थी। दरअसल ये राष्ट्रीय मंच के तले एक विपक्षी नेताओं की बैठक की गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर, देश को लेकर राजनीतिक मसलों पर चर्चाएं की जा रही थी। जी हां, आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक तमाम झटके, या यूं कहा जाए कि तमाम विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से बेनकाब होती दिखाई पड़ रही हैं, फिर चाहे वो बंगाल की बात की जाए, चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए, चाहे वो राजस्थान से लेकर पंजाब की बात की जाए, कि आप कैसे ये तमाम पार्टियां सोचिए सपना देख रहे हैं कि वो मोदी सरकार को चुनौती दे पाएंगी। और जो 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना ममता बनर्जी से लेकर शरद पवार देखते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये सपना टूटने वाला है। क्योंकि साफ तौर पर अभी से विपक्षी नेताओं में टूट तो हालांकि दिख ही रही है, और कितनी मजबूती इन संगठन में ये भी साफ तौर पर अब सामने आने लगा है। जी हाँ, और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, जिसमें एनसीपी जो है वो भी सरकार के सहयोगी दल है। लेकिन किस तरीके से आप सोचिए कि कांग्रेस से लेकर शिवसेना, जो कि महाराष्ट्र में साथ में मिलकर उन्होंने सरकार बनाई है, कैसे इस तीसरे मोर्चे का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, हम सबने देखा। दरअसल ये वो सुगबुगाहट है जो लगातार पिछले लंबे समय से चल रही है कि सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार के चेहरे से लड़ने के लिए ये तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की भले ही कोशिश कर रही हो, लेकिन अब इनको मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरीके से जो हालात वर्तमान में भारत की तमाम विपक्षी पार्टियों के हो रखे हैं, इनसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी से लेकर टीएमसी की पार्टी से लेकर और ये तमाम जो विपक्षी पार्टी है, तो चाहे इसमें छोटे छोटे दल आरएलडी या फिर आरजेडी हो, ये भी तमाम किस तरीके से अपनी राजनीतिक बिसात को बिछाने में नाकाम रही, हम सबने देखा है। और यही बड़ी वजह है कि शरद पवार को इन छोटे छोटे दलों का सहायता लेनी पड़ रही है, लेकिन बावजूद इसके अपने मोर्चे पर विफल साबित होती हुई तमाम विपक्षी पार्टी दिखाई पड़ रही है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि जो बैठक आज एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के साथ की गई है, इसको लेकर बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए कहा है कि इस तरह की घटना
घटनाक्रम हम उन नेताओं के द्वारा किए जाते हैं जिनको ये जनता ने बार बार नकारा हो। ये कोई नई बात नहीं है, ये 2014 से पहले भी हुआ था और उसके बाद भी हुआ है। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2019 के बाद भी हुए हैं और इस तरीके से जो घटनाएं बार बार राजनीतिक पार्टियां करती हैं, इससे इनको कोई भी मुकाम हासिल नहीं होगा। जी हाँ, इसके अलावा आपको बताते चले कि पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी का भी इस तमाम मोर्चे को लेकर बयान सामने आया था, जब उनसे दिल्ली में होने वाली बैठकों को लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे गए थे। तो राहुल गांधी ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि दिल्ली में जो भी बैठकें की जा रही हैं, सही समय आने पर ही मुद्दों पर बात की जाएगी। हालांकि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, हम सबके सामने है। और इसी कड़ी में आपको बताते चले कि 24 जून को सोनिया गांधी ने भी अपने नेताओं के साथ इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए खास मीटिंग बुलाई है। हालांकि जिस तरीके से लगातार विपक्षी नेता एकजुट नहीं होते दिखाई पड़ रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं के अलग अलग स्वर दिखाई पड़ रहे हैं, इससे आप साफ तौर पर ये समझ सकते हैं कि कैसे तीसरा मोर्चा बनाने का सपना जो शरद पवार से लेकर प्रशांत किशोर देख रहे हैं, इन्हें एक बार फिर से मुक्की खानी पड़ेगी। क्योंकि इसके पहले भी लगातार कई कोशिशें मोदी सरकार को हराने की गई थी, लेकिन किस तरीके से 2014 से लेकर 2019 में भारी बहुमत के साथ बीजेपी ने केंद्र में सरकार बनाई, हम सब ने देखा था। दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब लगातार विपक्षी नेता छटपटाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनकी छटपटाहट कुछ इस कदर सामने आ रही है कि अब तमाम विपक्षी दलों को इकट्ठा कर मोदी सरकार को चुनौती देने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, इसकी सुगबुगाहट पिछले लंबे समय से शुरुआत इसकी हो चुकी थी, क्योंकि लगातार हम ये देख रहे थे कि कैसे प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में जाकर भी शरद पवार से मुलाकात की थी। हालांकि इसको एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर बताया जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से अंदर खाने जो बातचीत लगातार चल रही थी वो यही थी कि लगातार अब 2024 में किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे को हराया जाए और उनके सामने किस चेहरे को खड़ा किया जाए, इसको लेकर रणनीति लगातार बनाई जा रही है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार एक और जहां ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हुई दिखाई पड़ी है, तो वहीं अब शरद पवार भी इस रेस में आगे आते दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो भी खुद को प्रधानमंत्री देश का बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एक बार फिर से रार की तस्वीरें इसमें सामने आएंगी, क्योंकि तमाम एग्जाम्पल हमारे पास सामने है। फिर चाहे यहाँ पर बात महाराष्ट्र की जाए, तो चाहे यहाँ पर बात हम राजस्थान की करें, तो चाहे हम यहाँ पर बात पंजाब की करें या दिल्ली की जाए, तो किस तरीके से नेताओं में अंदर खाने मतभेद की तस्वीरें बार बार सामने आई हैं। और ऐसे में ये कहना लाजमी होगा कि तमाम विपक्षी पार्टी चाहे जितने भी कोशिश कर लें, पुरजोर मशक्कत के बावजूद भी मोदी सरकार को चुनौती नहीं दे पाएंगी। और यही बड़ी वजह है कि आज जिस तरीके से शरद पवार के घर में जो बैठक तीसरे मोर्चे को लेकर की गई है, ये साफ तौर पर सुपर फ्लॉप होते हुए यहाँ पर नजर आई है। हालांकि आपको बताते चले कि अब आगामी समय में आने वाले कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसमें भी लगातार मोदी सरकार को घेरने की, उनके खिलाफ बिसात बिछाने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियां करती दिखाई पड़ रही हैं। पर चाहे वो राहुल गांधी हो, पर चाहे वो प्रियंका गांधी वाड्रा हो या फिर अखिलेश यादव हो। लेकिन आपको बता दें कि आज जो विपक्षी दलों की बैठक दिल्ली में हुई है, उसमें ना ही समाजवादी पार्टी का कोई नेता शामिल था, ना ही इसमें कांग्रेसी थे, क्योंकि कांग्रेसियों ने इससे खुद को पहले से ही दरकिनार किया हुआ है, और ना ही इसमें शिवसेना के नेता शामिल थे, और ना ही इसमें अन्य कई ऐसे विपक्षी दल हैं जिन्होंने इस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी वजह है कि लगातार एक बार फिर से विपक्षों की एकजुटता में फूट की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से मिशन 2024 को लेकर प्रशांत किशोर और शरद पवार मोदी सरकार के खिलाफ जो राजनीति बनाने का काम कर रहे हैं, जो रणनीति मोदी सरकार को हराने की बनाई जा रही है, इसमें एक बार फिर से विफलता का सामना इन तमाम विपक्षी पार्टी को करना पड़ेगा। क्योंकि इसके पहले भी 2014 के वक्त देखा गया था कि किस तरीके से ये तमाम विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से प्रचंड जीत मोदी सरकार को मिली थी, हम सब ने देखा था। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब एक के बाद एक तमाम प्रतिक्रियाएं विपक्षी नेताओं की सामने आ रही हैं, और वो अब जिस तरीके से मोदी सरकार को चुनौती देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से सपना देखा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपको बता दें, जो हालात अलग अलग राज्यों के हैं, जो हालात
वर्तमान में तमाम पार्टियों के सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से हर एक सरकार में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो टीएमसी के ही क्यों ना हो, किस तरीके से बंगाल में हम लगातार ये देख रहे हैं कि कैसे ममता बनर्जी जो खुद को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है, किस तरीके से एक के बाद एक बड़े कांड बंगाल में सामने आए, ये हम सब ने देखा। और किस तरीके से खूनी खेल ममता बनर्जी ने खेला है, इसकी हकीकत भी सबके सामने आ चुकी है। लेकिन आपको बता दें, जो शरद पवार लगातार तमाम तरह की राजनीति करते हुए प्रधानमंत्री बनने का वो भी जो सपना देख रहे हैं, उनकी भी हकीकत सबके सामने आई थी कि कैसे महाविकास अघाड़ी सरकार में जो बड़े बड़े घोटाले सामने आए थे, उसमें किस तरीके से शरद पवार का भी नाम सामने आया था। ये दरअसल वो वजह है जिनकी वजह से आप ये प्रधानमंत्री तो छोड़िए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बनने के भी लायक नहीं है। लेकिन जिस तरीके तमाम पार्टियां सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री बनने का सपना देखती हुई दिखाई पड़ रही हैं, और एक बार फिर से जो तीसरा मोर्चा बनाने की सुगबुगाहट जो तेज होती दिखाई पड़ रही देश में, आपको बताते चले कि करारा झटका इनको लगने वाला है, क्योंकि आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी सरकार एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाली है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार छटपटाहट और बौखलाहट इन तमाम विपक्षी दलों के नेताओं में दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।